नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर 8 PM शो के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। प्रदेश में मौजूदा बीजेपी सरकार को दो साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रम किया गया। दरअसल नवाचार दिवस कार्यक्रम के जरिए 2 साल की जो कामकाज है उसको जनता के बीच आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने रखा। लेकिन मुख्यमंत्री एक तरफ अपने काम गिनवा रहे थे तो दूसरी तरफ एक मुद्दा इस सरकार के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा हो रहा था। दरअसल हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं एथेनॉल प्लांट के खिलाफ और जिस तरीके से इस पूरे मामले में हिंसक झड़प ग्रामीणों की पुलिसकर्मियों के साथ हुई थी, वो पूरा विवाद तो आपके सामने है। लेकिन अब इस विवाद को और हवा दे दी गई है। बीते दिन सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि भाई ग्रामीणों की मांग जो है वो जायज है। यानी कि एक तरीके से ग्रामीणों की बातों पर उन्होंने मुहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है। लेकिन अब यह मामला और बड़ा हो रहा है। दरअसल अब महापंचायत बुलाई जा रही है। 17 दिसंबर को यह महापंचायत होगी। अब ऐसे में इसमें बड़ा फैक्टर यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी अब राजस्थान के इस मामले में एंट्री करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हनुमान बेनीवाल और राकेश टिकैत अब मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनाते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, तो दूसरी तरफ एक पहाड़ सी चुनौती मुंह बाएं उनके सामने खड़ी होती नजर आ रही थी। अब इस चुनौती से कैसे निपटेंगे और ये जो पूरा विवाद है, अगर ये किसान आंदोलन बड़े किसान आंदोलन के रूप में तब्दील होता है तो किस तरीके की चुनौती ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस सरकार के लिए होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये पूरा विवाद उठा राजस्थान में 2-3 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इंटरनेट सेवा तक वहां पर बंद है। अब जब राकेश टिकैत एंट्री कर रहे हैं, बेनीवाल इस पर खुलकर बोल रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, तो फिर ये कितनी बड़ी चुनौती आप मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए देख रहे हैं? देखिए, चुनौती तो बढ़ती जा रही है और चुनौती इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि किसानों का आंदोलन है जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार को एंटी किसान, एंटी फार्मर दिखाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी के लिए ये अच्छा संकेत भी नहीं है। अब देखिए, जिस तरीके से चौथे दिन इंटरनेट की सेवा टिब्बी में बंद है जी, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से माहौल खराब है और माहौल को कैसे शांतिपूर्ण बनाया जाए उसको लेकर के प्रशासन लगातार प्रयासरत है। दरअसल ये बात हमारे दर्शकों को पता होगा कि 36 लोग करीब पुलिस के लोग घायल हुए हैं और जिसमें 5 लोगों की हालत बहुत खराब है। अगर हम किसानों की तरफ से बात करें तो कई लोगों ने इस तरह का आरोप भी लगाया है कि अगर पुलिस के हथियार ठीक होते तो कई लोगों की जान गई होती। बहरहाल दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो कि अपने 2 साल के कार्यक्रमों को उन्होंने क्या काम किया है उसका लेखा जोखा पेश किया और अपनी पीठ भी थपथपाई। लेकिन 2 साल का अवधि पूरा होते होते जितना बड़ा चैलेंज उनके सामने आ खड़ा हुआ है, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है जी। अब आप देखिए, 17 तारीख को राकेश टिकैत पहुंचेंगे। राकेश टिकैत पहुंचेंगे तो राकेश टिकैत का नाम किसान नेता में शुमार है और वहां पर जितने नेता होंगे वो सब राकेश टिकैत के साथ खड़े होंगे और इस आंदोलन को और बड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। आपको याद होगा, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया था टिकरी बॉर्डर और यहाँ पर गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे, उसके बाद स्थिति किस तरीके से तनावपूर्ण रही थी और फार्म लॉस तक वापस लेना पड़ गया था। उसके बाद राकेश टिकैत लगातार अलग अलग स्टेट में जाकर के किसान आंदोलन की धार को तेज करने का प्रयास वो करते रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के जो विवाद है उसकी जड़ कहाँ पर है। दरअसल ये 450 करोड़ की फैक्ट्री है। अगर आप बीजेपी के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि पिछले सरकार में ही ये प्रपोजल पास हुआ जी। और
अब के नेता कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भाई इस तरह के फैक्ट्री को बंद करना, निश्चित तौर पर जो रोजगार के अवसर आएंगे, उस इलाके में चतुर्मुखी विकास होगा, तो विकास को रोकने जैसा है। किसानों की जो भी समस्या है वो सामने आए, उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें, और हम उनसे बात करने को तैयार हैं। आपको पता होगा कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से बात की, मीटिंग की, और जो उनकी मांगे हैं उसको सौंपा। सवाल ये उठता है कि डीएम उनकी मांगों को किस हद तक पूरा करा पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाला सवाल है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं, विरोधी दल के और भी नेता इन्वॉल्व हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ नज़र आता है कि ये लड़ाई किसान और सरकार के बीच में ही नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई का भी शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। अब आप देखिए, 450 करोड़ की फैक्ट्री, इथेनॉल की फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, लेकिन वहाँ के किसान ये मानते हैं कि इस फैक्ट्री को लगने के बाद प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलेगा तो उस इलाके का पूरा जो इकोसिस्टम है वो खराब होगा। अब सवाल उठता है कि 2024 से इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, 2025 जुलाई तक इन लोगों का आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहा, और उसके बाद आंदोलन पिक करता रहा। दरअसल 10 तारीख को एसडीएम के ऑफिस के बाहर किसानों का प्रतिनिधि मंडल, किसान, ये सब इकट्ठा हुए, और उसके बाद वहीं पर ट्रैक्टर पर सवार होकर के उस फैक्ट्री को जो 4 दीवारी से घेरा जा रहा था उसकी दीवार तोड़ दी गई, अंदर घुसा गया, लोग घुसे अंदर, आग लगा दी गई, और उसके बाद माहौल इतना ज़्यादा आप कह लीजिए कि खराब हो गया कि उसको नियंत्रित करना पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि बाहर के लोग आए थे, ये जो इस तरह का व्यवहार हुआ वो बाहरी लोगों का काम है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? क्या पुलिस को इस बात की पता नहीं चल पाई, वो पुलिस नहीं पता लगा सकी कि माहौल इस तरीके से भी गड़बड़ा सकता है, तो पुलिस की तैयारी पहले से क्यों नहीं थी? तो दरअसल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। आग में घी डालने का काम किसने किया? ठीक है, जो मांगे हैं किसानों की वो जायज मांगे हैं, किसान अपनी मांग रख सकते हैं, सरकार को सुनना पड़ेगा, किसान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब हिंसा शक्ल अख्तियार कर लेता है तो उसको कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। इस बात को आप जान लीजिए। अभी यह देखा जा रहा है कि गुरुद्वारे में कई लोग घायल हैं, वो वहाँ पड़े हुए हैं, महिलाएं भी वहाँ उन्होंने शरण लिया हुआ है, आसपास के कई घर खाली हैं, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और उस सवाल को देखते हुए ये पूछा जा रहा है कि क्या सरकार विफल हो रही है, क्या सरकार की समस्या बढ़ती जा रही है। लोकसभा में भी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाया, एक और भी सांसद ने इस बारे में सवाल उठाया। तो सवाल सिर्फ एक दिन नहीं उठा है, सवाल ये जो ऑनगोइंग सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें कई दिन उधर के आसपास के सांसदों ने सवाल उठाया है। चूंकि ये राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर रहा है और सरकार की जो अवधि है 2 साल की पूरी हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसमें सर एक दिलचस्प बात यह भी है, क्योंकि अगर इसको सरकार के नजरिए से देखा जाए, मुख्यमंत्री चूंकि मुख्यमंत्री के लिए जो परसेप्शन विपक्ष ने गढ़ दिया था कि पर्ची की सरकार दिल्ली से चल रही है और पावर सेंटर कई हैं सरकार में, ओम बिरला के लिए कोई कुछ कहता है, कोई और किसी नेता के लिए कुछ कहता है, तो इस तरह की चीज़ों में अब लगभग पिछले कुछ 15-20 दिनों से या 1 महीने से मुख्यमंत्री खुद को एक पावर सेंटर के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाने में थोड़ा कामयाब से दिखे। जिस तरीके से सुधांशु पंत जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको वापस दिल्ली डेपुटेशन पर भेज दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुख्यमंत्री एक मजबूत नेतृत्व यहाँ पर है। तो ये अब जो सिचुएशन बन रही है, क्या उस परसेप्शन को और आगे बढ़ाने में क्या ये एक बड़ा बैरियर बन सकता है? देखिए, ये बैरियर भी बन सकता है और ये सक्सेस का रास्ता भी हो सकता है जी। अगर मुख्यमंत्री इसको सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री क्राइसिस को मैनेज करना जानते हैं जी। और मुख्यमंत्री ने पिछले 2 सालों में अनुभव प्राप्त कर लिया है। दरअसल ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होता है कि आप
इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और अपने बेहतरीन ऑफिसर को इसमें लगाते हैं और आपके बेहतरीन ऑफिसर्स इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, इन सारी चीज़ों से डील करते हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए अपने को निखारने का, अपने को स्थापित करने का ये एक सुनहरा मौका भी है और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि उनकी नींद उड़ाने के लिए ये दरअसल गंभीर चुनौती भी है, क्योंकि जब जब सरकार किसानों के सामने खड़ी नजर आती है तो सरकार को सबसे बड़ा खतरा होता है कि कहीं सरकार का इमेज एंटी फार्मर ना बन जाए। और इसीलिए आपने देखा कि फार्म लॉज को लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात करते थे कि ये देश की ज़रूरत है, इसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये मैसेजिंग गड़बड़ होने लगा तो खुद प्रधानमंत्री बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम इस सारे लॉज को वापस लेते हैं और उन्होंने किसानों से माफ़ी भी मांगी थी। तो जब आप रोल बैक करते हैं, चीज़ों से आप खुद वापस जाते हैं एक सरकार के तौर पर, तो ये आपका बड़ा फेलियर भी माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सेंटिमेंट को देखते हुए आपको उस तरह का व्यवहार, रवैया अपनाना पड़ता है। अब ये देख लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने गंभीर चुनौती है जिस तरीके से लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और जहाँ तक राकेश टिकैत का सवाल है तो 17 तारीख को कलेक्टेरिएट पर राकेश टिकैत भी आ रहे हैं और वो जब पहुँचेंगे तो मामले को तूल मिलेगा। उनके पहुंचने से पहले सरकार कैसे और किसान नेताओं से बात करती है, उनको जो है मैनेज करती है, उनको माइल्ड करती है और सरकार की जो मंशा है वो लोगों को समझा पाती है अपने अपने अलग तरीके से, तो सरकार कामयाब हो सकती है। या कई बार इस तरह का जब प्रोटेस्ट होता है तो आप उसको माइल्ड करके, शांत करके आप इसको लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। सरकार इस तरह का व्यवहार करती है। क्या सरकार यहां पर उस तरह का व्यवहार कर पाएगी? क्योंकि आप पूरा सीन देखें, नज़ारा देखें, हम अपने ऑडियंस को विजुअल्स भी दिखा पा रहे हैं कि देखिए लोगों का हुजूम किस तरीके से सड़कों पर है। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां जली हुई हैं। जो इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही थी उसकी दीवार तोड़ दी गई है, अंदर आग लगा दिए गए हैं, माहौल तनावपूर्ण है और इस सब के बीच में इंटरनेट की सेवा बंद है। जब इंटरनेट की सेवा बंद कहीं पर होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सिचुएशन वहां पर बना हुआ है। और ये सब कुछ हमें हनुमानगढ़ी में देखने को मिल रहा है। तो सवाल कई उठ रहे हैं। इथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर के सवाल है। कहा यह जा रहा है कि बिना पर्यावरण मंजूरी के निर्माण कार्य जारी होने से इलाके के किसान लंबे समय से विरोध कर रहे थे। बुधवार दोपहर किसानों ने टिब्बी एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी सभा की और शाम 4 बजे के बाद माहौल बिगड़ गया। तो माहौल बिगड़ा है, इसको कैसे मुख्यमंत्री संभालते हैं? एक कुशल प्रशासक के तौर पर उनकी बड़ी परीक्षा है अभी तो सर। लेकिन एक माने न माने एक बैकफुट पर है, क्योंकि वो जो आपने 3 कृषि कानूनों का जिक्र किया वो भी तो एक बैगेज के तौर पर बर्डन इस मामले में मौजूदा मुख्यमंत्री या मौजूदा सरकार पर होगा। नहीं, देखिए होगा, लेकिन उसके बाद सरकार ने कई चुनाव भी जीता है ना देश में। तो ठीक है, एक राज्य में सरकार के खिलाफ माहौल बना होगा, लेकिन अन्य राज्यों में एंटी फार्मर होने का माहौल तो नहीं बना ना। और यही केंद्र सरकार की बड़ी जीत थी। दरअसल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव जीतती है तभी तो सरकार बनाती है। तो लोगों के दिलो दिमाग पर, लोगों के जहन पर, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जाट भी किसानी करते हैं, गुर्जर भी किसानी करते हैं और साथ ही साथ ये जो प्रदेश है, ये जो इलाका है, वहाँ पर आप कह लीजिए तो जो और तबका है वो भी किसानी करता है। तो राजस्थान का एक बड़ा एरिया जो है वो किसानी के लिए जाना जाता है। ऐसे में इतने सारे किसान इकट्ठा होते हैं और वो सरकार के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। मुझे लगता है कई लोगों के खिलाफ केसेस भी दर्ज हुए हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनमें से कई लोगों की जो गतिविधियां हैं वो सीसीटीवी में कैद भी की गई हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये जो डेडलॉक है, ये जो टसल है जो सरकार और किसान के बीच में दिखाई पड़ रहा है, उसको कैसे राजस्थान की सरकार हैंडल करती है, वो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस इसमें राजनीति तो कर रही है, विपक्ष का काम राजनीति करना तो होता है। क्या सरकार इस बात को समझा पा रही है कि ये सारे प्रपोजल्स पिछले सरकार में थे,
पिछले सरकार ने ही इसको पास किया था। ये देख लो, क्या अपनी बातें लोगों तक अगर सरकार, ये वर्तमान सरकार पहुंचा पाएगी तो कांग्रेस को राजनीति करने का अवसर कम मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, जो कि विपक्षी पार्टियां करती हैं। पर अगर आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं तो ये एक तरह से आपका फेलियर भी होगा। बहरहाल सरकार के सामने सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों के दिलो दिमाग से जो संशय है, शंका है, उसको हटाना। दूसरी प्राथमिकता ये है कि सरकार इस तरीके से नहीं दिखे कि सरकार दमनकारी नीति अपनाती है और किसानों को किसी भी तरीके से दबाने का प्रयास कर रही है। तीसरी बड़ी बात कि इथेनॉल फैक्ट्री की वजह से प्रदूषण फैलेगा, भूमि बंजर हो जाएगा, लोग को लाभ कम मिलेगा, हानि होगा। अगर इस तरह की बात नहीं है तो लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस फैक्ट्री से कितने लाभ होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, किस तरीके से पूरे इलाके का माहौल बदलेगा, कैसे इंडस्ट्रीज वहां पर आएंगी। और जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो जो किसानों का उत्पाद है उसका सही वैल्यू कैसे मिलेगा। अगर आप इन सारी बातों को समझा नहीं पाते हैं किसान को, तो ये भी सरकार के स्तर पर ये बड़ा फेलियर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो समय क्राइसिस का है। क्राइसिस के वक्त में आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, इसी समय एक मुख्यमंत्री के स्किल का पता चलता है, उनके प्रशासन के स्किल का पता चलता है। वो बेहतर हैंडल कर लेते हैं तो उनको सफल कहा जाता है, और वो हैंडल नहीं कर पाते हैं तो इन चुनौतियों से निपटना मुश्किल होता है, फिर उनकी किरकिरी। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने बताया कि अगर सरकार ये बताने में कामयाब नहीं हो पाती कि भाई इस प्लांट की वजह से क्या रोजगार, किस तरह का विकास, किस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लेकिन जो फैक्टर जिस पर नैरेटिव अब गढ़ा जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल नैरेटिव हो, उसमें दो मेजर फैक्टर सर सामने आ रहे हैं। एक लैंड एक्विजिशन का जो मुद्दा है उसको लेकर जो ग्रामीणों में डर है, दूसरा लोकल वाटर रिसोर्स को लेकर जो लोग परेशान हैं। अब पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक ट्रांसपेरेंट, चाहे वो नीति के तौर पर बताना हो कि भाई लैंड एक्विजिशन में ऐसा ऐसा है, या फिर वाटर, जो लोकल वाटर रिसोर्स है उसको ठीक रखने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी पर मुझे लगता है कि इस पूरे आंदोलन का एक व्यापक असर भी किसानों पर पड़ रहा है। देखिए, आपको ये बता दें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं और मीडिया में वो रिपोर्टेड भी है। जैसे 2022 से कंपनी का इन्वायरमेंट क्लियरेंस का आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल तो है। आपने कहा वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, पानी जहरीला हो जाएगा, लोगों को दिक्कत होगी, तो राजस्थान जैसे प्रदेश में ये दिक्कतें लोग कब तक झेल पाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये सारी समस्याओं का निदान सरकार कैसे ढूंढती है, कैसे लोगों को इसका निदान देती है, इसका सॉल्यूशन देती है, ये तो सरकार की ही जिम्मेदारी है ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ बात हो रही है कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, दूसरी तरफ बात हो रही है कि प्रदूषण और पानी की कमी। तो भाई लोग अगर प्रदूषित माहौल में रहेंगे और उनको पानी ही नहीं मिलेगा, या वाटर टेबल नीचे जाता जाएगा और माहौल जहरीला होता जाएगा, तो लोग फिर कहेंगे कि जो बेसिक चीज है जीने के लिए वही नहीं मिलेगा, तो ऐसे इंडस्ट्री का क्या करना है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को ही देने पड़ेंगे। अगर ये र्यूमर है, फॉल्स र्यूमर है, तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं कि लोगों के दिलो दिमाग पर जो भी संशय है उसको दूर करने का प्रयास सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए। सरकार ऐसा कर पाने में सफल होती है तो मुझे लगता है सरकार की बहुत तारीफ होगी और कहा जाएगा कि सरकार ने बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी सिनेरियो को डिकोड करने के लिए। तो फिलहाल एक बड़ा क्राइसिस मौजूदा सरकार के सामने खड़ा होता दिख रहा है। इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके का मुख्यमंत्री का रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल किस तरीके से इसमें काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का एक टेस्ट मुख्यमंत्री का यहाँ पर भी होगा। अगर उसमें सरकार कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात होगी, और इसके बिना कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट जो है वो सरकार को और मुख्यमंत्री की इमेज को भी लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।